राधे राधे दोस्तों, काशी की इस यात्रा के अंतिम अध्याय में मेरे साथ जुड़िए और अपना एक्साइटमेंट लेवल बना कर रखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसे जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी। तो सस्पेंस को बरकरार रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आश्रम के पास ही एक छोटी सी स्टॉल थी जहाँ हम सुबह उठकर चले जाते और वहाँ पर चाय पीते थे। बहुत ही शानदार चाय मिलती थी वहाँ पर, और सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ कुल्हड़ वाली चाय मिलती थी। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे वाराणसी में जो चाय होती है वो कुल्हड़ में मिलती है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये। मुझे मन कर रहा था कि मैं 4-5 पैकेट पैक करके ले आऊँ मुंबई, बट वो लाने में टूट फूट होने का डर होता है ना, इस वजह से मैं लेकर नहीं आई। और इसके बाद हमारा अगला प्लान था कि चलो आज गंगा स्नान करते हैं। तो हम पहुँच गए थे 80 घाट। लगभग सुबह 6:30 बजे का समय था, और ये देखिए यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। चारों तरफ बहुत ही आध्यात्मिक माहौल था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सूर्य की किरणें देखिए, सुबह 6:30 का समय है, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और जो छतरी दिख रही है ना, इसके नीचे ही मंच बना होता है जहाँ गंगा आरती होती है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो 5 बजे नहा धोकर पहुँच जाइए, तो आपको मॉर्निंग की जो गंगा आरती होती है वो भी मिल जाएगी। हम थोड़ा लेट थे, हम 6:30 बजे आए थे, तब तक आरती तो हो गई थी। और यहाँ पर देखा तो स्नान करने का तो कोई था नहीं हिसाब, क्योंकि सब नाव लगी हुई थी घाट पे। हाँ, लेकिन सब लोग नौका विहार कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी एक नाव किया रेंट पे, और कॉमन नाव किया था। अगर आप प्राइवेट नाव करते हैं तो आपको लगभग 2000 तक का खर्चा आएगा, और अगर आप कॉमन में जाते हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से नाव हो जाती है। तो हम सब नाव में बैठ चुके थे और सूर्योदय के साथ गंगा जी की लहरों का आनंद लेने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। बैठने के बाद सब जो रक्षा जैकेट होती है वो मिल गई थी हमको। सच कहूँ, वो जो मोमेंट था ना, उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। वो केवल वही फील कर सकता है जो उस क्षण वहाँ पर मौजूद हो। सूर्य की किरणें गंगा नदी के जल पर जो पड़ रही थी, बहुत ही सुंदर सुहावना दृश्य। और आसपास बतखों का झुंड तैर रहा था। अनएक्सपेक्टेड सीन था ये, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि बतख भी दिख जाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक कोई पक्षी नहीं थे। हाँ, आसमान में कुछ पक्षी जरूर उड़ रहे थे। और उसके बाद ये हुआ हमारे साथ कि हम जिस नाव में थे उसका डीजल ख़त्म हो गया था। मतलब वो होता है ना, हम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से पेट्रोल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल वही हुआ था। और डीजल ख़त्म होने के बाद भैया ने नाव किनारे लगाई और वो अपना डीजल भर रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए, और जो नियर बाई घाट था, हमने पूछा कि कहाँ पर स्नान अच्छे से हो सकता है। तो हम उस घाट में पहुँच गए थे स्नान करने के लिए। कहते हैं गंगा नदी में नहाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। अब मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने पाप किया है कि नहीं किया। हाँ, लेकिन भगवान के पास बराबर हिसाब किताब होता है। तो हम लोगों ने भी स्नान किया और बारी थी गंगा आरती की। हम अपने घर से पूरा सामान लेकर गए थे गंगा आरती का। गंगा आरती की, अपने पूर्वजों को जल चढ़ाया और उसके बाद दीप दान किया। गंगा जी में इस तरीके से जलते हुए दीपों को प्रवाह करने को ही दीपदान कहते हैं। और इतने अच्छे से सब तैर रहा था ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और सारे दिए जल रहे थे हमारे। और उसके बाद हम लोग गंगा नदी के तट पर ही शिवलिंग है, वहाँ पर आसपास के घाट में आपको बहुत मंदिर मिलेगा, शिवलिंग खास तौर पे मिलता है। तो हम लोगों ने जल चढ़ाया वहाँ पर बारी बारी करके। और ये अलग ही अनुभूति होती है कि सामने गंगा नदी है, आप साक्षात गंगा जी का जल लेकर शिव जी को अर्पित कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि किसी को मिल सकता है। और ये पास में ही एक मंदिर था, हम वो मंदिर गए और वहाँ पर जाकर, वहाँ पे सारे भगवान थे,
विराजमान थे, सारे भगवानों को प्रणाम किया। जब आप काशी जाते हो ना, तो आपका पूरा दिन जो होता है वो पूजा और ईश्वर की याद के लिए ही समर्पित होता है। और देखिए भगवान को कितनी सुबह भी कितने अच्छे तरीके से सजा के रखा है। यही यहाँ की खूबसूरती है। चाहे मंदिर छोटा है चाहे मंदिर बड़ा है, इतने अच्छे तरीके से सजा के साफ सुथरे तरीके से मंगल आरती होती है, घंटी की आवाज़ आती है, बहुत ही अच्छी अनुभूति है। और यहाँ पर देखिए संत जी बैठे हुए हैं और सबको भस्म का तिलक लगा रहे थे। हम लोगों ने भी इनको प्रणाम किया। काशी की हर गली में मंदिर है, हर घर में मंदिर है। आप जब यहाँ आते हैं और रहते हैं ना, तो आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन महसूस होगा। आप आध्यात्म के साथ बहुत ही ज़्यादा गहराई से जुड़ जाते हैं। और ये आसपास कलाकृतियों का ऐसा लगा हुआ था, शॉप्स लगी थी, शॉप्स नहीं बोल सकते, सड़क के किनारे ये बैठे हुए थे, डमरू, शिव जी की प्रतिमा, धार्मिक किताबें, और यहाँ पर लंगर चल रहा था पास में। यही तो भारत की खूबसूरती है। यहाँ लोग दान, धर्म और सेवा पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं और सब कुछ अपने मन से करते हैं, ये पूरे भक्ति भाव के साथ। इसके बाद की हमारी प्लानिंग थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का टेम्पल था, तो हम पहुँच गए थे। और मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के बाद ऑटो नहीं चलता है, तो हम लोग ऑटो से गए थे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू था, तो यहाँ से अब आगे की यात्रा हमको पैदल तय करनी थी। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है तो आप उनके लिए व्हील चेयर भी कर सकते हैं। 400 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर व्हील चेयर भी मिल जाता है आसानी से। लेकिन हम लोग सब लोग चलने के लिए सक्षम थे, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े थे अपनी यात्रा में। जगह जगह देखिए गंगा जल भरने के लिए बॉटल्स मिल रही थी। लेकिन कहते हैं कि बनारस से कभी गंगा जल भर कर नहीं ले जाना चाहिए। ये एक ऐसा तथ्य है जिसको मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ पर रुद्राक्ष की मालाएं बहुत मिल रही थी। इनफैक्ट रुद्राक्ष पेड़ से तोड़ा हुआ रुद्राक्ष था, जिसको वो ओपन करके दिखा रहे थे कि कितना प्योर है, कितने मुखी का है। तो इस तरीके की दुकानें बनी हुई थी, अलग अलग कलरफुल मालाएं मिल रही थी। ये पूरी लेन जो थी वो केवल इस तरीके के सामानों से भरी हुई थी। और ये देखिए सांड जी घूम रहे हैं यहाँ पे। और हम गंगा द्वार मतलब गेट नंबर 1 से हमने एंट्री की। और यहाँ पर ही एंट्री के साथ ही अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी होते हैं वो सब जमा हो जाते हैं। तो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं होता कुछ भी, तो फ्री लॉकर्स में हम अपना सामान जमा कर सकते हैं। जय बाबा विश्वनाथ। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था काल भैरव मंदिर, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास दूर था बाबा विश्वनाथ टेम्पल से। कहा जाता है कि काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं, और जैसे हम काशी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको उनका दर्शन करना चाहिए और अनुमति लेनी चाहिए कि हम बाकी के भी मंदिर जाएं। लेकिन हमको ये पता नहीं था, हमने कोई सीक्वेंस तय नहीं किया था, तो हमने पहले विश्वनाथ जी का दर्शन किया और उसके पहले भी बहुत सारे मंदिर किए थे। बाद में फिर काल भैरव का दर्शन करने के लिए पहुँचे, और बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो काशी की तंग गलियों से गुजरते हुए हम मंदिर पहुँच रहे थे। और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एजेंट घूमते हैं जो पैसे लेके दर्शन कराते हैं, तो जगह जगह साइन बोर्ड था कि इनसे बचना है। और जो पूजा वाले जहाँ से हमने फूल खरीदा तो उन्होंने ये हमको ऑयल की थैली दी थी और कहा था कि अपने सर से 7 बार उतार कर चढ़ाने के लिए। और हम पहुँच गए थे काल भैरव जी के दर्शन के लिए। इसके बाद हमारा अगला मंदिर था तुलसी मानस मंदिर। ये भी बहुत सुंदर और शांत मंदिर है जो तुलसीदास जी को समर्पित है। ये सब आसपास के ही मंदिर हैं।
भगवान जी को प्रणाम किया, उनकी अनुमति लेके हम मंदिर के अंदर आए। और वाल्मीकि जी का यहाँ पे वर्णन चित्रण किया गया है जो रामायण पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे राम दरबार लगा हुआ था, उनके दर्शन किए हनुमान जी समेत। आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। ये भगवान जी के चरण पादुका उन्होंने बना के रखा हुआ था। बहुत ही सुंदर तरीके से ये मंदिर बनाया है। पूरा मंदिर मार्बल से बना हुआ है। और इस मंदिर की सबसे ये है कि इनकी दीवारों पर पूरी रामायण की चौपाई लिखी है। मतलब पूरी रामायण, अगर कोई पढ़ सकता है तो अपनी रामायण कंप्लीट कर सकता है। और नीचे की दीवारों से लेकर ऊपर तक स्पष्ट अक्षरों में रामायण लिखी है, जैसे आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हैं। बट इतना पढ़ना मुश्किल हो सकता है, किताब से तो इंसान आराम से पढ़ सकता है, लेकिन जिस आस्था और विश्वास के साथ ये मंदिर बनाया है ना, आप जाने के बाद ही उस चीज़ को फील कर सकते हैं। और राम दरबार का बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया है। मेरे लिए ये बहुत ही अलग अनुभव था। अब बारी थी संकट मोचन हनुमान के दर्शन करने की। मान्यता यही है कि यहाँ पर तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और प्रभु राम तक पहुँचने का मार्ग बताया था। यहाँ भगवान को बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं और लोग झंडा चढ़ाते हैं। और यहाँ पर भी आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मोबाइल, लैपटॉप अगर आप लेकर गए हैं तो वो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर सब जमा कर दिया था, इसलिए मैं आप लोगों को मंदिर के आगे का दृश्य नहीं दिखा सकती। वाराणसी यात्रा के पहले पार्ट में ही मैंने बताया था कि मेरा यहाँ आने का मेन पर्पस जो था वो बिज़नेस था। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ एक्साइटिंग सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अब वो मुझे लगता है कि सही समय आ गया है। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा ई-कॉमर्स साड़ी बिज़नेस है जिसकी वेबसाइट है पुष्टि24। पुष्टि का मतलब है विश्वास, विकास, समृद्धि और सहारा। हम चाहते हैं कि जब आप पुष्टि24 से जुड़ें तो आपको ये महसूस हो ये एक भरोसेमंद ऑनलाइन स्टोर है जो आपके भरोसे की कद्र करता है और आपके मेहनत की कमाई की कीमत को समझता है। मैं खुद चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ और सब साड़ियों को छू कर, समझ कर, एक्सप्लोर करूँ ताकि मुझे इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो सके। अपने प्यार और भरोसे के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पुष्टि परिवार का हिस्सा बने। बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी तसल्ली के साथ हमने एक एक स्टॉक चुन कर रखा है। तो आप लोग प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए हमारी वेबसाइट और हमें फ़ीडबैक भी शेयर कीजिए कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए जो हमारी तरफ से कमी रह गई है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए और ऑर्डर कीजिए एज फेस्टिव सीज़न अराउंड द कॉर्नर। दिन भर की थकान के बाद मंदिरों के दर्शन, अनगिनत मंदिरों के दर्शन, उसके बाद दिन भर की शॉपिंग के बाद जब हम शाम को लौटते थे अपने आश्रम तो लगता था कि एक सादी सी प्लेट हमारे सामने आ जाए। तो जैसे चाय के लिए हमने एक जगह फ़िक्स रखी थी, वैसे ही हमारे आश्रम के पास एक रेस्टोरेंट था। बेसिक सा रेस्टोरेंट था, बहुत ही छोटा सा था। देखिए यहाँ पे पत्तल में खाना खिलाते थे ये, और बहुत ही सस्ता सा, मतलब सस्ता बोलने से लोग सोचते हैं कि शायद खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मुझे तो यहाँ का राइस इतना बारीक लगा कि मैंने वहाँ के ओनर से जाके पूछा कि आप लोग कौन सी क्वालिटी का राइस बनाते हैं, क्योंकि अक्सर छत्तीसगढ़ में ही इतना टेस्टी राइस मिलता है। उसके बाद मैंने यूपी में खाया। तो और दाल बाटी देखिए, मैं दाल बाटी की फ़ैन नहीं हूँ, बट यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि दाल बाटी कितना टेस्टी होता है। चोखा बनाते थे ये, बैंगन का चोखा, टमाटर का चोखा, मिर्च का अचार। तो बहुत ही मतलब ये जो एक प्लेट आता था इसमें हम लोग 3-4 लोग आराम से पेट भर खाते थे, इतनी क्वांटिटी में ये खाना होता था और बहुत ही टेस्टी खाना। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे 7 दिन बहुत अच्छे से बनारस में बिताए और अपनी स्मृति पटल पर अपनी यादों को संजोए हुए। बुरा लग रहा था कि अगली सुबह हमको अपने घर की वापसी करनी है। घर तो जाना ही है, घर तो सबको प्यारा होता है, लेकिन जब आप बनारस से निकलते हैं तो आप बनारस से निकल जाते हैं, लेकिन बनारस की यादें आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाती है।
और मैं वादा करती हूँ कि भगवान जी, शिव जी मुझे वापस से अपनी नगरी में बुलाएंगे दर्शन देने के लिए। हमारी ट्रेन से वापसी थी और इस तरीके से मैंने अपनी ये सुखदमय यात्रा वाराणसी की पूरी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। हर हर महादेव, राधे राधे।